अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ काले जादू का एक अजीब व गरीब दास्तान हैरत जो कि पढ़ने वाले को मबहूत कर देगा। छिपकली। जैसे ही आलिया ने बंद कमरे में कदम रखा तो इसकी बुरी तरह चीख निकली। हाथों से नीले रंग की फाइल खुद ब खुद नीचे गिर गई। आलिया की चीख सुनकर वो भागता हुआ इसके पास आया। सिया रंग की टाइट टी शर्ट पर सिया वास्कोट और सिया जीन्स में मलबूस वो हसीन और जमील नौजवान था। क्या हुआ? इसका लहजा इंतहाई संजीदा था। सर, ये छिपकली। आलिया ने सामने टेबल की नोक पर एक मरी हुई छिपकली की तरफ इशारा किया तो इसकी हंसी निकल आई। वो आगे बढ़ा और इसके बाएं हाथ से उठा के हवा में लहराया। लो, तुम इस मरी हुई छिपकली से डर रही हो? सोचा होगा जिंदा होती तो तुम्हारा क्या बनता। इसने तमस्खराना तौर से मरी हुई छिपकली को इसके सामने लहराया। प्लीज़ सर, इसको पीछे करें। वो पीछे खिसकती हुई दीवार से जा लगी। उसने एक नज़र आलिया पर दौड़ाई जो बुरी तरह से अमी हुई थी। बड़े बड़ी ग्लासेस छोटे से चेहरे पे परेशानी में और भी बड़ी लग रही थी। इसने छिपकली को डस्टबिन की तरफ फेंक दिया और दोबारा इससे गोया हुआ। वैसे तुम्हारी इस मरी हुई छिपकली को देखकर ये हालत हो गई। सोचो भला कैलाशपुर के लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब उनके सामने एक मगरमच्छ के बराबर छिपकली आई होगी। ये कह के वो पलटा और दोबारा अपनी स्टडी टेबल पर फाइलों की छानबीन करने लगा। मगरमच्छ के बराबर छिपकली? इसने इस्तिफामिया अंदाज में पूछा। हाँ, मगरमच्छ के साइज़ की बराबर छिपकली। और एक अजीब बात बताऊं? वो बोलती भी थी। आखिरी जुमले इसने दफतन पलट कर कहा जिस पर वो एक बार फिर बुरी तरह चौंकी। सर, वो जानवर थी या फिर कोई जिन भूत? आलिया ने खौफ के सबब थूक निकलते हुए पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो, जिन भूत। ये कह के वो दाईं जानिब अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ कई शीशियाँ थीं जिन पर मुख्तलिफ लेबल लगे हुए थे। इस खूबरू नौजवान ने इन शीशों का टटोला, फिर एक शीशी को उठाकर वापस आलिया की तरफ पलटा। ये देख रही हो? ये है इस छिपकली की राख। इस शीशे पे छिपकली का लेबल लगा हुआ था और अंदर सिया रंग की राख। ये देखकर आलिया के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। इसने तजस्सुस भरे अंदाज में शीशी की तरफ देखा। मगरमच्छ के साइज़ के बराबर बोलती छिपकली इस शीशी में कैसे पहुंची? अभी बताता हूँ, बैठो। उसने रोलिंग चेयर को खिसका के आलिया की तरफ बढ़ाया और वापस अपनी चेयर की तरफ पलटा जहाँ पर इसके हाथों से फाइल नीचे गिरी थी। वो उठा के वापस आया। वो फाइल आलिया को थमा दी और खुद टेबल के पीछे दूसरी चेयर पर बैठ गया। ये चेयर आलिया वाली चेयर से ज़्यादा आराम देती। अब वो कहानी सुना रहा था और आलिया लिख रही थी। निकाल बाहर करो इस शैतान को की औलाद को, बाहर निकाल दो। सबके लबों पे बस यही नारा था। वहाँ पूरे गांव के बूढ़े जवान जमा हो गए। उनके हाथों में मशलें थी। देखा देखी सब ने इसके घर का मुहासरा कर लिया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अंदर से बस एक ही आवाज़ बाहर आ रही थी। कहने वाला था कौन? चेहरा सामने नहीं था। हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल के ही जाएंगे। जीना मुश्किल कर रखा है तुम और तुम्हारे कालू जादू की वजह से पैदा होने वाली छिपकलियाँ निकाल बाहर करेंगे इन सबको। बाहर चलो, निकलो। गांव के मुंशी ने कर्क आवाज़ में कहा, मगर वो टस से मस ना हुआ और पर्दा खिसका कर अपने चेहरे का दायां रुख बाहर की तरफ किया। मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझे तुम सब। मुझे चैन से रहने दो वरना तुम सब मारे जाओगे। इसने दहकती आंखों से बाहर की तरफ देखा तो इसकी आंखों में लगी आग को हर कोई बआसानी देख सकता था। कुछ कमज़ोर दिल बच्चे भी इस हुजूम के हमरा थे। उन्हें पीछे खसका दिया गया। अपनी काली ताकतों से हमें डराने की कोशिश ना कर। चल निकल यहाँ से खबीस। मुंशी ने आगे बढ़कर पर्दा हटाने की कोशिश की मगर इसने मुंशी का हाथ पकड़ लिया और पर्दा ना हटाने दिया। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? इसने जबड़े बीचते हुए कहा मगर मुंशी पीछे ना हटा। धक्कम पेल के बाद वो पर्दा हट गया। पर्दे के पीछे का मंजर देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
पूरी झोपड़ी छिपकलियों से भरी पड़ी थी और इनका साइज 2-2 फीट तक लंबा था। ये देख के मुंशी को एक ज़बरदस्त झटका लगा। हाथ में मौजूद मशाल लाशऊरी तौर पे नीचे गिर गई। चूँकि झोंपड़ी घास फूस की बनी थी, लिहाजा इसको आग लगने में 1 सेकंड भी ना लगा। आग के शोले देख के लोग पीछे हट गए। मुंशी भी पीछे हट गया और पूरी झोपड़ी को आग लगाने ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंदर से कर्बनाक चीखें सुनाई देती रहीं, मगर किसी ने इसकी मदद ना की। ये तुमने अच्छा नहीं किया मुंशी। आग से एक दर्दनाक आवाज़ उभरी। सब इसकी आवाज़ की गज़बनाकी देख सकते थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैलाशपुर मेरे मरने के बाद भी इन छिपकलियों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएगा। सुना तुमने? तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। ये कहते ही एक और दर्दनाक आवाज़ बुलंद हुई और फिर सन्नाटा छा गया। आग के शोले आसमान की बुलंदी को छूने लगे और फिर कहीं सुबह तक पूरी झोपड़ी राख का ढेर बन गई। इस तरह ज़ाहिरी तौर पे कैलाशपुर के लोगों को इस काले जादू से वक्ती तौर पे छुटकारा मिल गया। इस झोपड़ी को जलाने के कुछ दिन तो सुकून मिल गया, मगर फिर जैसे ही कैलाशपुर लोगों का सुकून गारत हो गया, हर रात लाशों का ढेर लगने लगा। 1000 नफूस पे मुश्तमिल आबादी चंद दिनों में 800 रह गई। रात को जो कोई किसी काम से घर से बाहर निकलता तो वापस घर ना लौटता। सुबह इसकी लाश इसी जली हुई झोपड़ी के पास से मिलती। चेहरे पे छिपकलियों के काटने का निशान होता। मुंशी साहब कुछ कीजिए, ये छिपकलियाँ तो पूरे गांव का सफाया करने पे तुली हुई हैं। किसी आमिल शामिल को बुलाएं और इनसे हमें छुटकारा दिलाएं। गांव के कई लोग मुंशी साहब के डेरे पे जमा हो गए थे। इन सब की बातों को सुन के मुंशी सोच में पड़ गया और असबाब में गर्दन हिलाते हुए इसने गांव के लोगों से एक आमिल को बुलवाया। उसने 2 गांव से के 2 बंदों को अपने साथ लिया और रात के 11 बजे इसे जली हुई झोपड़ी के राख के पास पहुंचा दिया गया। इन 2 आदमियों में एक मुंशी का बेटा और दूसरा इसका पुराना मुलाजिम था। दोनों ही निडर थे। रात का सन्नाटा उरूज पर था। हवाओं की सरगोशियां थमी हुई थी। चांद भी बादलों के पीछे से निकल चुका था। आमिल दरख्त के नीचे एक हिसार खींच के बैठ गया। सामने 3 लकड़ियां रखी और फिर अपने दाएं कंधे से लटकी पोटरी से एक थैली निकाली। मुंशी का बेटा अर्चन और इसका मुलाजिम अच्छू ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। छोटे साहब, ये कुछ कर सकेगा? अच्छू ने ज़ेरे लब कहा तो अर्चन ने घूर कर इसकी तरफ देखा। इसे आमिल पे पूरा यकीन था। आमिल ने अब इन लकड़ियों को आग लगाई और इस थैली से खाक निकाल के एक एक चुटकी इस आग में डालने लगा। इस खाक के डालने की देर थी कि माहौल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। दरख्तों के पत्ते जो साख थे अगले ही लम्हे चुरचुराहट की आवाज़ पैदा करने लगे। अर्जुन और अच्छू ने बेयकीनी से इधर बिधर देखा। गर्म रात यकदम सर्द हो गई। यक बस्ता हवाओं के झोंके दोनों के चेहरों पे थप्पड़ मारने लगे। अच्छू के गाल अगले ही लम्हे सुर्ख हो गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? अर्चन ने कहा, मगर शायद इसकी आवाज़ इस तक ना पहुंच सकी। हवाओं की सरगोशियां हद से बढ़ गईं। कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, मगर आमिल अपना काम करता रहा। एक एक चुटकी करके वो खाक इस आग में डालता रहा। एकदम आग के शोलों में ऐसी तेजी पैदा हुई कि वो 10 फीट ऊंची दरख्तों की टहनियों को छूने लगी। टहनियों ने इस आग को इस कदर अचानक पकड़ा कि आमिल को संभलने का मौका ना मिला और वो टहनी आमिल के सर पे आ गिरी और वहीं ढेर हो गया। ये देख के अर्चन और अच्छू के तो जैसे हवास खो गए। हवाओं की सरगोशियां बंद हो गईं। सर्दी दोबारा गर्मी में तब्दील हो गई। अंधेरे पे अंधेरा छा गया। तभी सामने दरख्त के पीछे से एक मगरमच्छ नुमा कोई शय दिखाई दी। कौन है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ाई हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार इसका दम खुश्क हुआ था। वो फटी फटी आंखों से दरख्त के पीछे देखने की कोशिश करता रहा और एक कदम आगे बढ़ाया तो अच्छू ने हाथ पकड़ के रोक दिया। रहने दो साहब, वापस घर चलते हैं, अच्छू ने डरते हुए कहा। मगर
अर्जुन ना माना, अगरचे वो भी खौफ के पसीने में नहा चुका था, लेकिन इतना बुज़दिल भी ना था कि मुसीबत को देख के रास्ता बदल ले। खरामा खरामा कदमों से आगे बढ़ गया। अच्छू पीछे खड़ा रोकने की कोशिश करता रहा। इसका दम खुश्क हो चुका था, इसे आने वाले खतरे की बू भी आ रही थी। अर्जुन आगे बढ़ता गया और दरख्त के तने के इतने करीब पहुंच गया कि अगले 2 कदम इसे इस दरख्त के ओट में ले जाते। अच्छू इस हालत को देखते हुए गहरी सांस ली। अर्जुन ने भी अपना थूक निगला। कौन है? अब इसने ये कहा ही था कि सामने से मगरमच्छ के साइज के बराबर एक छिपकली नमूदार हुई। आंखें फुटबॉल की मानिंद गोल मगर लावे की मानिंद सुर्ख थीं। जिस्म जला कटा था, मुंह किसी खौफनाक दरिंदे की तरह चौड़ा। वो इसे देख के बुरी तरह पीछे की तरफ उछला, मगर वो बड़ी छिपकली इसकी तरफ बढ़ी। अच्छू के भी दम खुश्क हो गए। इसने अर्जुन को बुलाना चाहा, मगर आवाज़ ने जैसे हलक में अटक कर रह गई। अर्जुन के पाँव भी ज़मीन में जैसे गड़ते चले गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर बेसूद। इस छिपकली ने अपना बड़ा सा मुंह खोला तो बदबू का एक भपका अर्जुन के पूरे जिस्म को अपने हिसार में ले गया। इसका खांस खांस के बुरा हाल हो गया। अच्छू ने आगे बढ़ना चाहा, मगर अपनी ज़िंदगी भला किसको प्यारी नहीं होती। आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पांव पलटने लगा। इधर अर्जुन को इस बदबू ने अपने शिकंजे में लिया हुआ था, और कुछ लम्हों के बाद जब इस छिपकली ने अपना मुंह बंद किया तो अर्जुन को अपने जिस्म में कोई शय रेंगती हुई महसूस हुई। इसके पांव अभी भी ज़मीन में गड़े हुए थे और शय इसके पेट से होते होते अब सांस की नाली में पहुंच चुकी थी। अच्छू ने कुछ दूर जाके दोबारा पलट के देखा तो इसके तो जैसे होश ही उड़ गए। पत्थर से टकरा के वो ज़मीन पे आ गिरा। वो क्या देखता है कि अर्जुन के मुंह से छिपकलियों की एक कतार निकली जा रही है। काले रंग की जली हुई छिपकलियाँ, खून में नहाई हुई, एक के बाद एक छिपकली वो अब अपने आप को घसीटते हुए पीछे कर रहा था, मगर वो छिपकलियाँ अब भी इसकी तरफ बढ़ने लगी। इतनी ज़्यादा छिपकलियों के अपने जिस्म से निकल कर देखा तो अर्जुन वहीं ढेर हो गया, मगर इसके मरने के बाद भी इसके जिस्म से छिपकलियाँ निकलती रहीं और अच्छू की तरफ बढ़ती रहीं। मुझे छोड़ दो, वो हकलाते हुए आहुजारी कर रहा था, मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं सकती थी। वो छिपकलियाँ आगे बढ़ीं और उछल के इसके मुंह पर आ बैठीं। अगले ही लम्हे पूरे गांव में इसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन और अच्छू की पुरस्कार मौत के बाद पूरे कैलाशपुर वहशत के साए में आ गया। सबके दिलों में अनजाना सा डर अपनी जगह बनाने लगा। लोग अब इस गांव को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे, मगर मौत के सायों ने उन्हें वहां से निकलने ना दिया। दिन के वक्त निकलते तो रात तक बस रास्ता ही तलाश करते रहते, और जैसी ही रात की तारीखी छाती छिपकलियाँ उन्हें आ दबोचती। एक के बाद एक मौत होती रही। ज़िंदगी की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। अब सब अपनी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। ये कहने के बाद उसने एक लम्हे के लिए सांस लिया, मगर शायद आलिया का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। तभी फिलफूर इसने सवाल किया, सर आगे क्या हुआ? क्या तमाम लोग मर गए? इस मगरमच्छ नुमा छिपकली ने सबको मार दिया, और अगर मार दिया तो आपके पास इस छिपकली की राख कैसे आई? उसने यक्के बाद दीगरे कई सवाल कर डाले, जिस पर वो नीची गर्दन करके मुस्कुराया। कह सकती हो कि इस छिपकली ने सबको मार दिया, सिवाय उन लोगों के हुआ जो कुछ यूं कि वो अब आगे की कहानी सुनाने लगा। राहिल देखो ना, मुन्ने की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रो रो कर क्या हाल बना लिया है उसने। तानिया ने अपने गोद में मौजूद बच्चे को सुलाते हुए कहा, जो मुसलसल रोया जा रहा था। दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी और पिछले माह ही इनके यहाँ औलाद नरीना ने जन्म लिया था, मगर कुछ दिनों से मुन्ने की तबीयत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। दिन में हकीम साहब से दवा लेकर आते, मगर रात को अचानक ख़राब हो जाने की सूरत में सुबह का इंतज़ार करते। घर के दरवाज़ों पे भारी भारी ताले लगा देते, एक सुराख तक ऐसा ना छोड़ते कि बाहर की हवा अंदर दाखिल हो सके। ये सिर्फ उनके घर की हालत नहीं थी,
गांव में गिनती के जितने भी घर बचे थे सबकी यही हालत थी। मगर तानिया, हम कर भी क्या सकते हैं? राहिल ने परेशानी के आलम ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। तो क्या इसको यूं ही रोने दें? खुदा के लिए राहिल, एक बार हकीम के पास ले चलो मुन्ने को, मुझसे इसकी यह हालत नहीं देखी जाती। यह सुनकर एक लम्हे के लिए राहिल ने खामोशी से दोनों की तरफ देखने लगा। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। तानिया की तरह अब राहिल भी मुन्ने की यह हालत अब मज़ीद नहीं देख सकता था। बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने हकीम साहब के पास जाने का फ़ैसला किया। दबे दबे पाँव से दोनों अपने घर से निकले, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ को दबा ना सके। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक बार फिर हवा में पुरस्कार आवाज़ गूंजी। दोनों के आवाज़ जैसे जवाब देने लगे। इससे पहले कि वो वापस पलटते, कोई शय राहिल को पीछे घसीट कर ले गई। राहिल, तानिया चीखते हुए इसकी तरफ बढ़ी। घसीटने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ज़मीन पर घसीटा जा रहा था। अब बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ साथ तानिया की आहो बका भी रात की खामोशी को चीर रही थी। दोनों की कर्बनाक आवाज़ें गांव के बच्चे कुचे बासी तो सुन सकते थे, मगर मदद के लिए बाहर नहीं आ सकते थे। ऐसा करने से इनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। राहिल, वो चीखते हुए आगे बढ़ी तो जैसे ही इसके पांव ज़मीन से निकल गए, छिपकलियों ने इसके पूरे जिस्म को, गोश्त को बाहर निकाल दिया। खून की नदियाँ इसके जिस्म पे बहने लगी और वो मछली की तरह तड़प तड़प के अपनी जान दे रहा था। राहिल का अपना शिकार बनाने के बाद वो छिपकलियाँ तानिया की तरफ बढ़ने लगीं। इसने वहाँ से भागना चाहा, मगर पाँव ज़मीन में गड़ गए। एक छिपकली आगे बढ़ी और इसके मुंह पे वार करने के लिए उछली। तानिया ने चीख मारते हुए अपनी आंखें मींच लीं, मगर वक्त गुजरने के बाद भी इसे अपने जिस्म पे किसी शय के होने का एहसास ना हुआ। तो उसने सिसकियाँ लेते हुए अपनी आंखें खोली तो एक अजनबी को इन छिपकलियों से लड़ते हुए पाया। छिपकलियाँ इस अजनबी पे उछल उछल के वार कर रही थी, मगर वो अजनबी उनको अपने दोनों हाथों पाँव से पीछे पटक जा रहा था। तानिया ने आओ देखा ना तो अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि वो अजनबी इन छिपकलियों से लड़ता रहा। चंद लम्हों में वहाँ उसने छिपकलियों का एक ढेर लगा दिया, मगर इसे ये देख के काफ़ी हैरत हुई कि छिपकलियाँ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थीं। वो एक छिपकली मारता, दो मज़ीद सामने आ जाती। वो अच्छी तरह जान चुका था कि इनका माखज़ कोई और है। इसने इधर उधर देखा तो झाड़ियों के पीछे एक सुर्खी दिखाई दी। वो कलाबाजियाँ खाते इस तरफ बढ़ा और अपने हाथ से एक ऐसा वार किया कि इसकी चीखें गूंजने लगीं। खुद इस अजनबी के हाथ भी खून में नहा गए, लेकिन वो मगरमच्छ नुमा छिपकली चंद सानियों बाद दोबारा पहले जैसी हो गई। लगता है दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। ये कहते ही इसने अजनबी ने दरख्त की टहनी की तरफ देखा और एक कलाबाजी खाते हुए इस टहनी को तोड़कर छिपकली को मारी, मगर इस पर ज़रा असर ना हुआ। उल्टा इसने गहरी सांस ली तो एक बदबू का भपका इस अजनबी को अपने हिसार में ले गया। अगले ही लम्हे से खांसी का एक दौरा पड़ा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए छिपकली आगे बढ़ी और इस अजनबी को एक ज़ोरदार टक्कर मारी तो वो उड़ता हुआ दूर जली हुई झोपड़ी के पास जा गिरा। मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इस छिपकली से एक वहशतनाक आवाज़ आई, जिसे सुन के वो अपने कपड़े झाड़ता हुआ ऐसा उठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर इसे ये सब सहने की आदत हो। जाऊंगा तो सही, मगर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते ही इसने अपने दाएं हाथ के अंगूठे से रिंग फिंगर और छोटी उंगली को दबाया और बकिया दो उंगलियों को दिल पे रखकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो छिपकली आगे बढ़ने लगी, मगर उसने आंखें ना खोलीं। वो इतनी करीब आ गई कि अगले ही लम्हे से लुक़मा बना सकती थी। तभी इसने अपनी आंखें खोली और शहादत की उंगली से इसकी तरफ इशारा किया। एक सफ़ेद रोशनी इसकी शहादत की उंगली से निकली और छिपकली के सीने को चीरती हुई निकल गई। इस रोशनी के मिस होने की देर थी कि वो छिपकली बुरी तरह तड़पने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके पूरे जिस्म को दहकते कोयलों पर सुलगा रहा हो। इसका कर्ब हर लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। इसका मुंह एक झटके से खुला और अंदर से जली हुई छिपकलियों का एक मुर्दा ढेर बाहर उमड़ आया। तभी वो मगरमच्छ की जिसामत का वजूद सिकुड़ता हुआ एक छोटी सी मामूली छिपकली में तब्दील हो गया। कौन हो तुम? उसने तड़पते हुए अजनबी की तरफ देखा जो पास खड़ा मतानियत से इसकी तरफ देख रहा था। जुल्मत के अंधेरों में अमन का सफ़ीर कहते हैं लोग मुझको एम तौकीद। ये सुनते ही वो छिपकली नुमा वजूद राख में तब्दील हो गया। वह आगे बढ़ा और अपनी जेब से एक शीशी निकाल कर इस राख को इस शीशी में कैद कर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।